सो दिस इज द थर्ड वीडियो फॉर द GAAB अर्ली बर्ड पैक और आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। काफी ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मॉड्यूल डी AFM अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स विच इज द थर्ड एग्जाम ऑफ द GAIB। तो अगर आप भी नवंबर अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो एंड इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ सोल्यूशन जिसके साथ कंप्लीट GAIB आप कवर कर पाओ एक ही अटेम्प्ट में, सो दिस इज अ राइट अप्रोच। आपको जस्ट फॉलो करना है हमारा GAIB अर्ली बर्ड पैक जिसमें आपको फुल कोर्स वीडियोस मिल जाएंगी। चारों पेपर्स की कंप्लीट वीडियोस रहेंगी, बाइलिंगुअल वीडियोस। इंग्लिश ओनली पैक इज आल्सो अवेलेबल बट दैट इज सेपरेट थिंग। बट द थिंग इज कि JRB अर्ली बर्ड पैक में आपको मिलती हैं कंप्लीट वीडियोस और साथ में लाइव क्लास अपडेट्स, डाउट सेशंस, एवरीथिंग। एंड you'll also be getting the access to the video questions, chapter wise questions, mock test, mega test and the PDF notes। चलिए आज का सेशन करते हैं जल्दी से स्टार्ट। सो द क्वेश्चन नंबर 1 over here it says a manufacturing firm that produces a particular manufacturing firm that produces a wide range of complex products such as aircraft and further finds that the different components require the particular costing methods, distinct costing methods like job costing for some parts and process costing for the others. The to determine the total cost of the finished aircraft, which overarching costing method would be the most appropriate and comprehensive to apply। तो एक एयरक्राफ्ट बनता है तो उसमें आप डिफरेंट पार्ट्स का भी इस्तेमाल करते हो, डिफरेंट सर्विसेज का भी इस्तेमाल करते हो एंड डेफिनेटली डिफरेंट जॉब्स आर आल्सो बीइंग डन। तो कौन सा मेथड जो है कॉस्टिंग का वो अप्लाई किया जाए कि प्रॉपर सब चीज़ें हैंडल हो जाए। सो ऑप्शन 1 इट सेज डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग, ऑप्शन बी इट सेज सर्विस कॉस्टिंग, ऑप्शन सी इट सेज कंपोजिट और मल्टीपल कॉस्टिंग एंड ऑप्शन डी इट सेज बैच कॉस्टिंग। सो डिफरेंट जो आपको टाइप ऑफ कॉस्टिंग्स दी गई हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं एंड सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी, राइट। सबसे पहले डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग की बात करते हैं जिसको डिपार्टमेंट वाइज कॉस्टिंग भी कहा जाता है, यानी कि कॉस्ट जो है वो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स ऑफ अ बिजनेस की तरफ से असर्टेन की जाएंगी। हर एक डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर कंसीडर किया जाएगा, राइट। सो मेन चीज क्या होता है कि आप एफिशिएंसी एंड कॉस्ट कंट्रोल देखते हो हर एक डिपार्टमेंट का सेपरेटली, दैट इज अ डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। एंड जब हम बात करते हैं सर्विस कॉस्टिंग के बारे में तो जो भी सर्विसेज रेंडर की गई हैं, इस्तेमाल की गई हैं इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स, राइट, तो उनके ऊपर हम मेन फोकस करते हैं सो एज टू असर्टेन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सर्विस हमें क्या पड़ी है, पर किलोमीटर, पर पैसेंजर, पर बेड या पर मील हमें कितनी कॉस्टिंग पड़ी है उस हिसाब से। तो ये ज़्यादातर काम आती है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, हॉस्पिटल्स में, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में सर्विस कॉस्टिंग काम आती है। थर्ड जो टाइप है दैट्स अ मल्टीपल और द कंपोजिट कॉस्टिंग, यानी कॉम्बिनेशन होता है जिसमें दो या उससे ज्यादा जो कॉस्टिंग मेथड्स हैं उनको कंबाइंड वे में इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज अ मल्टीपल और द कंपोजिट कॉस्टिंग, राइट। जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पर मल्टीपल ऑपरेशंस चलते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है सो एज टू अकोमोडेट द कॉस्ट जो डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर, डिपार्टमेंट्स के ऊपर लगी है एंड वी वांट बेसिकली इंटीग्रेट इनटू द सिंगल प्रोडक्ट, राइट। सिंगल प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी मल्टीपल चीजों का इस्तेमाल करते हुए, तो होती है मल्टीपल या फिर कंपोजिट कॉस्टिंग। और एक कॉस्टिंग की टाइप है जो फोर्थ यहाँ पर टाइप है दैट्स रिलेटेड टू बैच कॉस्टिंग, यानी कि कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ बैच ऑफ अ रेंटिकल यूनिट जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, लेट्स से उनके लिए आप कॉस्ट निकाल रहे हो तो पूरे बैच के लिए एंड पर यूनिट के हिसाब से डिवाइड कर दोगे। लेट्स से टोटल कॉस्ट है मेरी 1 लाख रुपए, ठीक है, और उसमें मैंने 100 का बैच बनाया था और अब पर यूनिट कॉस्ट अगर मुझे देखनी है तो वो क्या रहेगी, दैट विल बी 1 लाख डिवाइड बाय 100, राइट, दैट इज 1 रुपी 1000 ओवर देयर, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम समझने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंगली द क्लियर विनर इज द ऑप्शन सी, यानी कि जो मल्टीपल या फिर कंपोजिट कॉस्टिंग है। तो आपको जो भी डिफरेंट मेथड चाहिए उनका इस्तेमाल करते हुए विल बी फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, चाहे जॉब कॉस्टिंग है चाहे और चीजें हैं उनको निकाल लेंगे एंड विल बी फाइंडिंग द अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट, राइट। सो आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर सेकंड। A factory manager observes that as production of cars doubles, the expenditure on administration expenses increases but less than doubles, right? तो double नहीं हुआ जो administration expenses थे। Simultaneously, the cost of the rent insurance for the factory building remains unchanged. How would you classify the administrative staff costs and the factory rent respectively based on their behavior? Variable cost and the fixed cost, semi-variable cost and the fixed cost, fixed cost and the variable cost, semi-variable cost and the variable cost। तो उसे क्या कहा जाएगा?
देखो सिंपली नेम से ही पता लगता है कि अगर हम बात करें कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है या फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, तो तीनों का मतलब अलग अलग है। फिक्स्ड कॉस्ट जो कि चेंज नहीं होगी, यानी कि आउटपुट जो है विद इन अ स्पेसिफिक रेंज अगर आप करोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगी। जैसे बिल्डिंग का रेंट है, वो चेंज तो नहीं होगा ना। तो बिल्डिंग का रेंट कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? डेफिनेटली दैट इज बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर थिंग कि जो फिक्स्ड है। अब वो फिक्स्ड जो कॉस्ट है वो तो चेंज नहीं होने वाली, वो तो फिक्स रहेगी एक पर्टिकुलर रेंज तक, जब तक आप एक पर्टिकुलर आउटपुट तक लेके जाते हो, तो वो फिक्स रहने वाली है। और एक कॉस्ट होती है आपके पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट, या एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, वो वेरिएबल कॉस्ट है जो डायरेक्टली चेंज करेगी, जैसे आउटपुट चेंज होगी साथ में वो कॉस्ट भी चेंज होगी, वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। और एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जिसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट दोनों होते हैं, उसको कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, राइट, अब उसको जितना इस्तेमाल करोगे वो चेंज होएगा। अब जैसे यहाँ पर स्टाफ भी है, स्टाफ की बात भी करें तो वो भी कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है? वो भी तो वही पार्ट है कि कुछ एक पार्ट चेंज हो रहा है, कुछ एक हद तक चेंज हो रहा है, लेकिन पूरा का पूरा चेंज तो नहीं हो रहा ना। यानी कि ये तो नहीं है कि जितनी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है या आउटपुट इंक्रीज हो रही है उतना ही ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज द सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि जो रेंटल से रिलेटेड है दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन जो स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो कौन सी है? दैट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट रहेगी, ठीक है जी। सो ऑप्शन बी जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इट सेज a company is evaluating its operational efficiency by comparing the actual costs incurred in production against a pre-established database of the costs for various operations and the components। ठीक है, तो कंपनी जो है वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को चेक कर रही है, जो एक्चुअल कॉस्ट हुई है उनको बेसिकली मैप करने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्री स्टैब्लिश डाटाबेस हमने बनाया था कि इतनी इतनी कॉस्ट हो सकती है उसके साथ मैप कर रहे हैं, ऑपरेशंस की कॉस्ट, कंपोनेंट्स की कॉस्ट उसके साथ मैप कर रहे हैं। द प्रोसेस हैज हाईलाइटेड एरियाज ऑफ इनएफिशिएंसीज थ्रू द वेरिएंस एनालिसिस। तो वेरिएंस देख लिया, जैसे मान लो अपने कार्ड पे नोट किया हुआ है कि 100 रुपीज पर यूनिट है, आपकी कॉस्ट पड़ रही है 105 रुपये पड़ रही है। अब इसका वेरिएंस चेक कर लोगे एंड वेरिएंस के थ्रू आप एफिशिएंसी को कैलकुलेट करोगे, ये चीज हो रही है। Which specific costing technique is the company employing for cost control purposes? तो cost control purpose के लिए कंपनी कौन से मेथड का इस्तेमाल कर रही है उसके बारे में हमने बताना है। तो चलो लाइन वाइज लाइन समझते हैं कि क्या क्या होता है। इफ वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, ठीक है, जो ऑप्शन ए है आपके पास हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, इसका मतलब क्या होता है कि आप एक्चुअल कॉस्ट जो इंकर हो रही है किसी स्पेसिफिक पीरियड के दौरान, राइट, उसको नोट डाउन कर रहे हो जब एक्चुअल इवेंट हो चुका है, यानी कि कोई चीज हो चुकी है ऑलरेडी, अब नाउ इट्स अ हिस्ट्री, उसके अकॉर्डिंग अब इसकी आप कॉस्ट को नोट डाउन करो। डेफिनेटली आप पर्टिकुलरली क्या करोगे, उसको चेंज तो नहीं कर सकते ना, राइट, उसको चेंज नहीं कर सकते। सो इसका नेचर जो होता है वो रिएक्टिव नेचर का होता है, एक्चुअल डाटा के ऊपर बेस्ड होता है, फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करेगा ही नहीं आपको, क्योंकि जो चीज हो चुकी है उसके बेस पर कर रहे हो। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए इसका बेनिफिट मिल सकता है, दैट इज द मेन थिंग रिलेटेड टू इट। लेकिन लिमिटेशन की बात करें तो रियल टाइम डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करेगा हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। सेकंड जो है दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप प्री डिटरमाइंड कॉस्ट यानी कि स्टैंडर्ड्स बना लेते हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब ये है कि आप स्टैंडर्ड बना लेते हो, हर एक कॉस्ट एलिमेंट की क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होगी उसका स्टैंडर्ड बना लिया, एंड फिर कंपेयर करते हो एक्चुअल कॉस्ट को कि वेरिएंस क्या है। ये जैसे कि इस क्वेश्चन में भी हम कर रहे हैं ना, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आपने पहले तो कर लिया, ठीक है, अब कॉस्टिंग तो हो चुकी है, अब उसके बाद आप कॉस्टिंग करने के बाद देख रहे हो कि कितना वेरी कर रही है चीजें, राइट, वो चीज आप यहां पर कर रहे हो। सो दिस इज प्रोएक्टिव एंड परस्पेक्टिव। ये क्या होता है? प्रोएक्टिव होता है एंड परस्पेक्टिव होता है। फोकस करता है कि कौन सी कॉस्ट जो हुई है वो एफिशिएंट कंडीशन में हुई है, कौन सी कॉस्ट जो है एफिशिएंट कंडीशन में नहीं हुई है। तो दिस इज प्रोएक्टिव, राइट। तो यही जो है दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑप्शन बी ही आंसर रहेगा। देखो अगर आपको चीजें क्लियर होती हैं, बेसिक्स पता है, तो क्वेश्चन पढ़ोगे साथ में चीजें क्लियर हो जाएंगी कौन सी कॉस्टिंग क्या है। थर्ड जो कॉस्टिंग की टाइप हम कवर करने वाले हैं दैट इज अ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग वो होती है जहां पर प्रोडक्ट्स पर आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करते हो, फिक्स्ड कॉस्ट को ट्रीट किया जाता है पीरियड कॉस्ट की तरह एंड उनको रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल कॉस्ट होता है, इन केस ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, ओनली द वेरिएबल कॉस्ट इज चार्ज्ड, राइट, एंड जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको प्रॉफिट एंड लॉस को आप राइट ऑफ कर देते हो, दैट इज इट, राइट। तो कोर कंसेप्ट क्या है?
आप फोकस करते हो कंट्रीब्यूशन मार्जिन के ऊपर, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ठीक है, वो आपका क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, उसके ऊपर मेन फोकस होता है, राइट, दिस इज द केस। अब उसके बाद फोर्थ वन इज द एबीसी मेथड। एबीसी यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के केस में जो ओवरहेड्स होते हैं, यानी कि जो ऊपर का खर्चा, जो भी खर्चा हुआ ना, जो भी ओवरहेड कॉस्ट होती है, दैट इज असाइन टू द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेस्ड ऑन द एक्चुअल एक्टिविटीज। जो एक्चुअल एक्टिविटीज है उसके हिसाब से जो ओवरहेड कॉस्ट है हम उसको असाइन कर देते हैं, यानी कि जितने प्रोडक्शन में जितना माल इन्वॉल्व था उसके ऊपर कॉस्ट कर दिया, वॉल्यूम बेस पर नहीं करते, राइट। ये चीज होती है। मेन चीज क्या होती है कि आप ज्यादा एक्यूरेट वे में कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहते हो बाय लिंकिंग देम, कि कितने जो एक्टिविटीज थी वो लिंक थी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बिल्डिंग में, सर्विसेज को रेंडर करने में, वो होती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यानी कि एबीसी मेथड, राइट। चलो, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज in a large furniture factory, the management wants to segregate its cost structure for better control। तो एक बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री है, मैनेजमेंट जो है वो अपने स्ट्रक्चर को, बेसिकली कॉस्ट स्ट्रक्चर को सेग्रीगेट करना चाहती है ताकि उसको ज्यादा बेटर वे कंट्रोल मिल जाए। एंड द फैसिलिटी इंक्लूड्स अ डिपार्टमेंट दैट पॉलिशेस फिनिश चेयर्स। तो एक डिपार्टमेंट है जो पॉलिश करता है फिनिश चेयर्स को, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है जो सर्विस करता है सारी मशीनरी को, एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है। हाउ वुड यू क्लासिफाई द पॉलिशिंग डिपार्टमेंट एंड द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट आर एज कॉस्ट सेंटर। तो हम किस तरह से हम क्लासिफाई कर रहे हैं पॉलिशिंग डिपार्टमेंट को जो पॉलिश कर रहे हैं, एंड फॉर द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को जो मेंटेनेंस, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, नॉट द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, हम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर की तरह किस तरह से कंक्लूड करेंगे। बोथ आर प्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर्स, प्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर एंड द अनप्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो प्रोडक्टिव हो गया, एंड जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो अनप्रोडक्टिव हो गया। थर्ड, इट सेज unproductive and the productive cost center both are mixed cost center। तो क्या आंसर रहने वाला है। सो सी सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं। देखो बेसिकली इन कॉस्ट अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं ना, कॉस्ट सेंटर फंक्शंस के बेस के ऊपर, एक्टिविटीज के बेस के ऊपर, नेचर ऑफ एक्सपेंस के बेस पर क्लासीफाई हम करते हैं। एंड जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं एज बेस्ड अपॉन द कंट्रोलेबिलिटी, तो हम कहते हैं कि जो प्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर है वो हो जाएगा, या फिर आपके पास होगा अनप्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर रहेगा, या फिर मिक्स्ड कॉस्ट सेंटर होगा, राइट। ये चीज रहती है। सो जो कॉस्ट सेंटर आपका डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, उसको प्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर कहा जाएगा। यानी कि जो कोर प्रोडक्टिव प्रोडक्शन की एक्टिविटीज परफॉर्म करता है ना, उसको कहते हैं। यानी कि डायरेक्ट वैल्यू में ऐड करेगा, वो जो कॉस्ट सेंटर होगा डायरेक्ट वैल्यू में ऐड होगा। जैसे मैचिंग कर रहे हो, फाउंड्री फोर्जिंग हो गया, असेंबली डिपार्टमेंट हो गया, दीज आर द प्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर। इफ वी टॉक अबाउट द अनप्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर, तो जिसको हम सर्विस कॉस्ट सेंटर भी कहते हैं कई बार, राइट। तो उसका कोई डायरेक्ट आपकी एडिशन नहीं होती है, वैल्यू एडिशन नहीं होती है प्रोडक्ट में, लेकिन वो इसेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड जरूर करता है। जैसे मान लो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट है, या फिर पेरोल है, कैंटीन सर्विसेज हैं, वो चीज होती है, राइट। उसको हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी द अनप्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर। और मिक्स्ड कॉस्ट सेंटर वो सेंटर होता है जो प्रोडक्टिव भी है और अनप्रोडक्टिव भी है, यानी कि पार्शली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है लेकिन पार्शली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, राइट। जैसे टूल रूम हो गया, राइट, टूल रूम हो गया, आर एंड डी हो गया, आर एंड डी इज अ मिक्स्ड सेंटर, क्योंकि आर एंड डी प्रोडक्ट डिजाइन में होगा तो प्रोडक्टिव है, क्वालिटी टेस्टिंग में होगा तो अनप्रोडक्टिव है, राइट। इस तरह से होता है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप। तो अब जल्दी से आपको आंसर करना है कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज, तो करेक्ट आंसर क्या है कि जो आपके पास पॉलिशिंग वाला वो तो डायरेक्ट आपका प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, राइट। तो वो प्रोडक्टिव वाला हो गया, तो ये प्रोडक्टिव वाला होएगा, राइट, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला जो है वो अनप्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर बन जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चंस को जरूर मार्क कीजिएगा और लास्ट में वीडियो के एंड में मुझे जो मार्क्स आप लोगों ने स्कोर किए होंगे वो जरूर बताइएगा, राइट। तो ऑप्शन जो बी है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। Now let's move to the next question number 5. It says, while financial accounting primarily focuses on the creating standardized report like income statements and balance sheet for the external stakeholders, cost accounting serves a different primary purpose.
based on the document what is a core distinction in the objectives and concerns of cost accounting compared to the financial accounting. सो ये भी सही है। चलो सबसे पहले समझते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक्चुअल में होती क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ऑपरेशंस हैं, सर्विसेज हैं, उनको असर्टेन करना है, उनको कंट्रोल करना है एंड उनको रिड्यूस करना है। सो इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड द बजटिंग एज वेल। आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प मिलती है और बजटिंग में भी हेल्प मिलती है। मेन कंसर्न क्या रहता है वहां पे, डेट यू आर टू रिकॉर्ड द कॉस्ट, उसको एनालाइज करना है, उसको बेसिकली आपने नोट डाउन करना है, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट है। एंड आल्सो हमें कॉस्ट पर यूनिट को भी निकालना है, एफिशिएंसी की तरफ भी ध्यान रखना है, वेस्टेज को बचाना है, वेस्टेज नहीं होने देना है, प्रॉफिट प्लानिंग करना है, कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना है, वेरियंस रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग एटसेट्रा इनकी प्रिपेयर करनी पड़ती है, राइट। तो इंटरनल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, मैनेजमेंट के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाएगा ऑपरेशनल डिसीजंस को चलाने के लिए। एंड रिपोर्टिंग फ्रिक्वेंसी जो रहेगी वो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। इंटरनल स्टेक होल्डर्स यानी कि जो मैनेजमेंट हो गए, कॉस्ट कंट्रोलर्स हो गए या डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए, उनको बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, जनरल लेजर में ये वो है ना, उनको समराइज करने का काम, वो सारा काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। उससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट, राइट, जिसके के थ्रू हम वी बेसिकली डू शो द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। वो बेसिकली काम किसका, दैट इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड अगर उसके मेन कंसर्न समझें तो उसमें क्या होता है कि आप एक्चुअल हिस्टोरिकल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हो, कंप्लायंस देखते हो कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई किया या नहीं किया। एंड वहां पर आप एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के ऊपर मेन फोकस रखते हो। एंड उसका स्कोप देखें तो इंटरनल भी हेल्प कर सकता है, लेकिन मेजर जो होता है दैट्स रिलेटेड फॉर द एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए उसका इस्तेमाल होता है, लाइक शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, रेगुलेटर्स उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, दैट इज द मेन केस, राइट। अब देखो ऑप्शंस को एंड फटाफट से आंसर पोस्ट कर दो। कॉस्ट अकाउंटिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कंपनीज, इट सेज कॉस्ट अकाउंटिंग जो सभी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, वेयर एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो वॉलंटरी है। एंड सेकंड इट सेज कि cost accounting is primarily concerned with historical data while the financial accounting is futuristic. Third one, it says cost accounting focuses on the profitability of the organization as a whole and similar to the financial accounting. And cost accounting is concerned with unit cost profitability of different products with emphasis on the planning and the control. So which one is going to be the correct answer for the question number 5? जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कर दो, क्या आंसर रहेगा। देखो सिंपली आपको पता लग रहा है, क्लियरली यू आर गेटिंग टू नो कि जो ऑप्शन डी है कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो यूनिट कॉस्ट के साथ कंसर्न्ड है, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंसर्न्ड है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, एंड वो प्लानिंग एंड कंट्रोल के ऊपर इंफेसाइज करती है, राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आई एम जस्ट मार्किंग इट ओवर हियर so that you can understand it well. So option D is the correct answer. Clear है चीज, काइंडली कंफर्म करो। यहां तक का सभी पार्ट क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चंस देखने से बेनिफिट होता है जरूर, थोड़ा सा टॉपिक अगर आपको क्लियर है ना तो बेनिफिट जरूर होगा। तो दिस इज व्हाई आई ऑलवेज से कि एक बार ना कंसेप्चुअल वीडियोस हमारी जरूर गो थ्रू कर लो। एंड अर्ली बर्ड पैक में तो सब चीजें कवर्ड है, आपकी फुल ऑन रिवीजन भी होएगी, आप प्रॉपरली चीजों को समझ भी पाएंगे, एंड दीज आर द वेरी हेल्दी क्वेश्चंस दैट वी हैव कवर्ड इन आवर वीडियोस। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ मैनेजर इज टास्क्ड विद मेकिंग अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो एक मैनेजर के ऊपर टास्क है कि उसने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है अबाउट वेदर टू कंटिन्यू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ स्पेसिफिक कार कंपोनेंट इन हाउस और आउटसोर्सेज, यानी कि कार कंपोनेंट बना रहे हैं वो, उसको कह रहे हैं इन हाउस ही रखना है या आउटसोर्स करना है, उसके बारे में उसको टास्क दी गई है। अब उसको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है। अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट को नीड टू प्रोवाइड द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल एनालिसिस देना पड़ेगा। विच आर द फॉलोइंग टूल्स और टेक्निक्स of the management accounting would be the most directly applicable to the decision making process। तो कौन सा टूल है जो सबसे ज्यादा डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाला है इस पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर। जल्दी से जल्दी आंसर करना है। Escalated formulating a strategy for disclosure to stakeholders and the employees using statistical and graphical techniques to chart past sales performance. Option C, financial planning to determine the mix of equity and debt for the entire company. Option D, applying marginal costing and break-even analysis to evaluate the financial impact of the outsourcing. So which one is going to be the correct answer for this question? अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अनदर कंसेप्ट, हमने पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, राइट।
सो मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग होती है, इसका मतलब होता है कि हमने एक प्रोसेस फॉलो करना है। चाहे वो हम जैसे मैनेजमेंट को हमने हेल्प करनी होती है ना, प्लानिंग करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग पर्पसेस के लिए, उसके लिए एक प्रोसेस बनाना है कि वी विल बी एबल टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल एंड द नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर भी करेंगे, उसको एनालाइज भी करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, ताकि मैनेजमेंट को हेल्प मिल जाए, मैनेजमेंट को असिस्टेंस मिल जाए। सो मेन फोकस किसके ऊपर रहता है? इंटरनल यूज के लिए इसका इस्तेमाल रहता है। अब इसमें हिस्टोरिकल डाटा का भी इस्तेमाल होता है और फ्यूचर प्रोजेक्शंस का भी इस्तेमाल होता है। एंड इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरह की इंफॉर्मेशन होती है, राइट? दोनों तरह की इंफॉर्मेशन होती है। अब अलग अलग टूल्स होते हैं, लाइक बजटरी टूल्स हैं, वी आर हैविंग द मार्जिनल कॉस्टिंग, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, अलग अलग पॉइंट्स है जिनका इस्तेमाल होता है, राइट? सो जल्दी से जल्दी आप आंसर कर दो फॉर द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? देखो, क्योंकि आपको ये देखना है कि आउटसोर्सिंग में कौन सी चीज हेल्पफुल है, आपको आउटसोर्सिंग करना है या फिर उसको इन हाउस ही रखना है अभी। सो मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सो एज टू इवेल्युएट द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग का इस्तेमाल करने के लिए हम ब्रेक इवन एनालिसिस का एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इफ यू नो ब्रेक इवन एनालिसिस, क्या होता है ब्रेक इवन एनालिसिस? एनीवन? व्हाट अबाउट द ब्रेक इवन एनालिसिस? In very simple words, if we talk about the break even analysis और break even point, ये वो सेल लेवल है जिसके ऊपर टोटल रेवेन्यू वुड बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट, यानी कि ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई सेल हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? विल बी सेइंग इट टू बी ब्रेक इवन एनालिसिस। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है? तो मान लो एक आपके पास है यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट वी आर हैविंग, राइट? ये फिक्स्ड कॉस्ट है विच आर अमाउंटिंग 40,000, 40,000 की फिक्स कॉस्ट है। एंड लेट्स से वी आर हैविंग द सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेवल के ऊपर जो है, लेट्स से दैट इज ₹100, राइट? एंड वेरिएबल कॉस्ट भी हम पर यूनिट काउंट कर लेते हैं, लेट्स से इट इज ₹60, दिस इज 60। नाउ वी आर टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या कैलकुलेट करेंगे? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होती है? दिस इज सेल प्राइस पर यूनिट माइनस द वेरिएबल कॉस्ट, राइट? तो कंट्रीब्यूशन क्या होगी? that is 100 minus 60, that is ₹40. So ₹40 is the contribution that will be setting off against the variable cost, right? तो it will be equal to fixed cost कितनी है? 40,000 है, divided by, अब break even point का फॉर्मूला ये है, break even point is equal to fixed cost divided by the contribution, that is 40 over here, right? So this is the 1000। अब ये break even point जो है that is 1000 units, अगर मैं units वाइज काउंट कर रहा हूँ, ये 1000 यूनिट्स है, यानी कि जब मैं 1000 यूनिट्स को बना लूंगा और उसका सेलिंग प्राइस रख रहा हूँ ये ₹100 वाला, ठीक है? तो उसके केस में ₹1000 को, 1000 यूनिट्स को बेचने के बाद आई विल बी हैविंग बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर यहीं पर मुझे सेल्स निकालनी है तो क्या करेंगे? इसको 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, एंड दिस वुड बी रिलेटेड टू सेल्स में आपका ब्रेक इवन आ जाएगा कि 1,00,000 की अगर मैं सेल करता हूं तो जाके मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगी, उसके बाद मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होगा वो बनना स्टार्ट होएगा। क्लियर है? ठीक है? सो दिस इज द ब्रेक इवन एनालिसिस। तो इन मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए वी कैन बी फाइंडिंग आउटिंग एंड वी कैन बी फाइंडिंग आउट एंड वी कैन बी टेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। हम एक एनालिसिस कर सकते हैं सो एज टू इवैल्यूएट द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ द आउटसोर्सिंग। नाउ आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 7। A chemical manufacturing company produces a single uniform product that goes through three distinct stages of production. Distinct stages of production से वो निकलता है। With the completed output of one stage becomes a raw material for the next। यानी कि ऐसे है, यहाँ से रॉ मटेरियल आया और यहाँ से ये फिनिश गुड्स बन गया और ये फर्स्ट स्टेज है। अब ये बन गया दूसरे का रॉ मटेरियल, अब यहाँ पर आ गई सेकंड स्टेज और ये बन गया यहाँ पर फिनिश्ड गुड, और यहाँ पर फिर से ये हुआ, इसका रॉ मटेरियल बन गया और ये थर्ड स्टेज आ गई, यहाँ पर फिनिश्ड गुड बन जाएगा। दिस इज द फिनिश्ड गुड्स, राइट? ये सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे। With the completed output of one stage becoming the raw material for the next stage, the management wants to ascertain the cost and control wastages at each individual stage. Which method of costing is specifically designed for this purpose? तो इस तरह की कौन सा मेथड है जो स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए बनाया गया, उसी के बारे में we need to answer, राइट? तो जल्दी से जल्दी हमें आंसर कर पोस्ट करना है पोस्ट। सो सबसे पहले समझते हैं हम जॉब कॉस्टिंग के बारे में, यानी कि कॉस्टिंग मेथड होता है जहां पर जो कॉस्ट होती हैं एक्यूमुलेट होती हैं सेपरेटली हर एक जॉब के लिए या फिर हर एक वर्क ऑर्डर के लिए,
और ये कहाँ पर एप्लीकेबल रहेगी, जहां पर वर्क जो हमने करना है वो स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर के हिसाब से करना है, यानी कि हर एक जॉब जहां पर अलग होती है वहां पर जॉब कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर, राइट। सेकंड जो है, दैट्स रिलेटेड टू यूनिट या फिर सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, यानी कि जहां पर सिंगल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कंटिन्यूसली लार्ज वॉल्यूम में एंड सभी जो यूनिट्स है वो आइडेंटिकल हैं, सो मास प्रोडक्शन कर रहे हैं जब होमोजेनस प्रोडक्ट्स की, तब इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें कहीं पर भी ये नहीं बताया कि एक के जो आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट होगा, उसके बारे में कोई नहीं है, राइट। यहां पर हम जो मास प्रोडक्शन करना है होमोजेनस प्रोडक्ट्स की, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज नॉट गोइंग टू द आंसर। थर्ड वन, इट्स रिलेटेड टू द प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग इज रिलेटेड टू जहां पर प्रोडक्शन हमने कैरी आउट करनी है इन सीरीज, सीरीज ऑफ प्रोसेसेस या फिर सीरीज ऑफ स्टेजेस में हमने करनी है। आउटपुट जो होती है एक की, वो दूसरे की इनपुट बन जाती है, वो होता है प्रोसेस कॉस्टिंग का मेथड। कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग करनी है अपने सिक्वेंशियल ऑपरेशंस के थ्रू, वहां पर एप्लीकेबल रहेगा। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के ऊपर। अब ऑपरेशन कॉस्टिंग जो होती है वो एक ज्यादा डिटेल्ड फॉर्म है प्रोसेस कॉस्टिंग की, जहां पर जो कॉस्ट है वो हर एक ऑपरेशन के लिए आप इस्तेमाल करते हो विद इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस। जब प्रोडक्शन में रेपिटेटिव ऑपरेशंस होती हैं विद इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस, लेकिन आप ज्यादा इंटेंसिव कॉस्टिंग को कैलकुलेट करना चाहते हो, तब इसका इस्तेमाल करते हो। तो अब जल्दी से बताओ आंसर क्या रहेगा। आंसर इज स्टिल ऑप्शन सी। सो प्रोसेस कॉस्टिंग जो होती है वो एक्सप्लिसिटली डिफाइन करती है मेथड जहां पर जो आउटपुट है एक स्टेज की, वो प्रोसेसिंग बेसिकली बन जाती है फॉर द इनपुट स्टेज बन जाती है नेक्स्ट वाले की, वहां पर इसी का इस्तेमाल होता है। ऑपरेशन कॉस्टिंग जो होती है वो किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन को की कॉस्टिंग निकालने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस की कॉस्टिंग, पर्टिकुलर ऑपरेशन की कॉस्टिंग अगर निकालना चाहते होते तो वहां पर ऑपरेशन कॉस्टिंग का इस्तेमाल होता है, लेकिन पूरी की पूरी अगर आपको सीरीज की कॉस्टिंग निकालनी है वहां पर ये इस्तेमाल नहीं होगी। सो आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 7 का, दैट इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज द पर्टिकुलर Process Institute of Cost Accounting of India constituted the Cost Accounting Standard Board to formulate the standards. According to the provided document, which what is the primary objective behind the issuance of these accounting standards? तो cost accounting standards का main purpose क्या रहता है? So जो cost accounting standards होते हैं, these are the rules, these are the guidelines, these are the principles जो कि define करते हैं कि हमने cost components को like material, labor, overheads को किस तरह से treat करना है, किस तरह से इनका disclosure करना है एक standardized and regulated manner में। This is it, right? एंड ये मैंडेटरी है फॉर द कंपनीज जो कि बेसिकली कंपनीज रूल जिनके ऊपर एप्लीकेबल रहते हैं, कंपनीज कॉस्टिंग रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे अंडर द कंपनीज एक्ट, उनके लिए मैंडेटरी है, राइट। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि देयर मस्ट बी यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एंड सो दैट वी कैन बी देयर कैन बी अ फेयर कंपैरिजन ऑफ द डाटा, एंड ट्रांसपेरेंट एंड एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टेक होल्डर्स के पास अवेलेबल होनी चाहिए। एंड ये कॉस्ट कंट्रोल में, कॉस्ट रिडक्शन में, परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन में भी हेल्प आउट करते हैं, राइट। सो डिफरेंट थिंग्स आर देयर। Now let's have a look at the options over there. To make cost accounting mandatory for all the service-based organizations in India, to replace the principles of financial accounting with the more modern approach, to provide guidelines for standard approach toward the maintaining cost accounting records under the various statutes and assist management in compliance, to ensure that all the companies within industry report the exact same unit cost for similar products. So which one is going to be the correct answer for the question number 8? जल्दी से जल्दी बताइएगा। सबसे जो प्रोमिनेंट आंसर लग रहा है यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड द गाइडेंस फॉर स्टैंडर्ड अप्रोच टुवर्ड मेंटेनिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडर द वेरियस स्टैट्यूट्स एंड असिस्ट मैनेजमेंट इन कंप्लायंस, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट सेज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वांट्स टू रिफाइन इट्स ओवरहेड एलोकेशन। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि ओवरहेड एलोकेशन को रिफाइन करना चाहती है। Instead of using single plant-wise overhead rate, it identifies specific activities like issuing the purchase orders, and performing quality control checks, and allocates their respective cost to the products based on how much of each activity a product consumes. This advanced technique helps the management make more accurate decisions about product pricing and outsourcing. So it is marginal costing, direct costing, absorption costing या फिर activity based costing। तो जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, तभी आप ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। सो प्रीवियसली आल्सो वी हैव कवर्ड अबाउट द मार्जिनल कॉस्टिंग। मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में आपको बताया था, जहां पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, जो फिक्स कॉस्ट होंगी उनको पीरियड कॉस्ट की तरह कंसीडर कर लेते हैं, एंड उनको प्रोडक्ट
के ऊपर असाइन नहीं करते हैं, राइट, वो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है। इफ वी टॉक अबाउट द डायरेक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट जो होगी, लाइक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड एक्सपेंसेस, हम उनको कंसीडर करेंगे। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगी, चाहे वो फिक्स्ड है चाहे वेरिएबल है, उनको एक्सक्लूड कर देंगे, दैट इज अ डायरेक्ट कॉस्टिंग। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों कॉस्ट, चाहे वेरिएबल कॉस्ट है चाहे फिक्स कॉस्ट है, दोनों को शामिल करते हैं। ऑल कॉस्ट आर एब्जॉर्ब इनटू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है, सारी की सारी कॉस्ट को हम इन्वॉल्व करते हैं। दैट इज द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। एबीसी यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मैंने आपको बताई थी। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो ओवरहेड्स को एलोकेट करती है बेस्ड ऑन द एक्चुअल एक्टिविटीज परफॉर्म। अब बिल्कुल यहां पर सेट बैठ रहा है ना, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यहां पर बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो आंसर जो यहां पर रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज अ activity based costing, that is going to be the correct answer here, right? तो ऑप्शन डी जो है that is the correct answer for the question number 9, right? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इमेजिन अ कंपनी that builds custom designed furniture where each piece is unique, and a second company that manufactures thousands of identical bottles of a popular soft drink, right? So what are the most appropriate cost elements to be classified as direct material cost for the furniture maker and indirect labor cost for the soft drink company respectively? जल्दी से हमने इसके बारे में आंसर पोस्ट करना है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तो बहुत सिंपल है, जैसे मान लो रॉ मटेरियल है जो कि एक पार्ट बन गया फाइनल प्रोडक्ट का, कोई भी चीज जो डायरेक्ट पार्ट बन जाती है फाइनल प्रोडक्ट का, वो होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी, राइट। इसी तरह से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, जो कि जैसे लेट से आपने वेजेस पे की हैं वर्कर को, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगी, डायरेक्ट कॉस्ट होगी। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं, जो और कोई कॉस्ट है डायरेक्टली इनआइडेंटिफाइबल है विद अ स्पेसिफिक जॉब लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड है, जैसे स्पेशल टूल्स, रॉयल्टीज पे कर रहे हो पर यूनिट, वो डायरेक्ट है ना, ठीक है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, राइट। फिर बताती है इनडायरेक्ट के बारे में। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कौन सी होगी, जैसे लुब्रिकेंट की कॉस्ट, क्लीनिंग सप्लाईज की कॉस्ट, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। अगर हम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बात करें, तो जो तो वेजेस आप लेबर को पे कर रहे हो वो तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जैसे इंस्पेक्टर हो गया, एचआर स्टाफ हो गया, क्वालिटी मैनेजर हो गया, वो सभी क्या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर आते हैं। इसी तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं जो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या जॉब के साथ रिलेटेड नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, राइट। वो होती है इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट हो गई, ठीक है जी। अब यहां पर आंसर बताना है। अब हमने क्या बताना है, कौन सा एलिमेंट जो है वो क्लासिफाई करेंगे एज अ डायरेक्ट आपका मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कौन सी है यहाँ पे, द वुड एंड पेंट जो आप बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हो हर एक प्रोडक्ट में वो होएगी, या फिर जो नेल्स एंड स्क्रूज हैं वो होएगी, या वुड्स एंड पेंट होएगी। व्हाट विल बी द आंसर, तो वुड एंड पेंट सीम्स टू बी द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट केस। जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है डेफिनेटली रिलेटेड हो सकता है। एंड द सेकंड वन इट्स रिलेटेड टू इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो सुपरवाइजर को पे कर रहे हो, या फिर सैलरीज जो फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड को पे कर रहे हो, डेफिनेटली वो आपके पास है। तो ये तो ऑप्शंस बनती थी आइदर बी और डी। अब इसमें कॉस्ट ऑफ शुगर तो डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी, तो ये तो नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, करेक्ट है। चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अर्ली बर्ड पैक अभी के भी ज्वाइन कर लो, सिंपली लिखो जेआईबी अर्ली बर्ड पैक और इस नंबर के ऊपर 8360944207 के ऊपर व्हाट्सएप कर दो, आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द डिटेल्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिस्क्राइब किया जाता है एज हैविंग इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ वाइडर स्कोप देन कॉस्ट अकाउंटिंग, providing a broader range of information for the decision making purposes. Which statement best encapsulates the enhanced scope and futuristic orientation of the management accounting compared to the cost accounting as detailed in the particular document, right? तो हमने बताना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसका तो वाइडर स्कोप है देन द कॉस्ट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आपको बता दिया, तो कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट इनकैप्सुलेट करती है इनहांस्ड स्कोप के बारे में और फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन के बारे में मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड कंपेयर टू द कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। उसके बारे में आपको फटाफट से आंसर करना है पोस्ट। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर इट सेज that the management accounting relies solely on the historical cost provided by the cost accounting systems using tools like ratio analysis to interpret the
past, right? That is the first case. And if we talk about the option B, it says management accounting is primarily concerned with short-term planning and uses tools like standard costing, while cost accounting focuses on large range strategy. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. Option C, it says management accounting extends beyond cost data, incorporating tools like cash flow analysis, trend analysis, and is concerned with both short range and the long range planning. Absolutely right. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करती है एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों में डिसीजन मेकिंग की जरूरत तो पड़ेगी. तो आंसर जो है वो तो होने वाला है ऑप्शन सी, राइट. ऑप्शन डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं. इट सेज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर आइडेंटिकल. इज इट सो? नो, इट इज नॉट सो, राइट. तो आंसर जो है दैट इज द ऑप्शन सी हियर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है जी. अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, इट सेज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोड्यूसेस अ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक इन बैचेस. तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि स्पेसिफिक एंटीबायोटिक बनाती है, बैचेस में बनाती है. ईच batch undergoes the same production process and results in 10,000 identical capsules. To determine the cost per capsule, the company first calculates the total cost of producing the entire batch. Which costing method is being described here? तो कौन सा मेथड यहाँ पर बताया जा रहा है? प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग? जल्दी से जल्दी बता दीजिए. तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ पर ऑलरेडी 3 टाइप्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं. एक ही टाइप है जो हमने कवर नहीं करी है, तो आप आसानी से आंसर पोस्ट कर सकते हैं. देखो, प्रोसेस कॉस्टिंग में होते हैं जहां पर पर्टिकुलर कॉस्ट एक्यूमुलेट होती है फॉर ईच पर्टिकुलर प्रोसेस या ईच स्टेज के लिए. कंटिन्यूस प्रोडक्शन जहां पर चलती है होमोजेनस गुड्स की, वहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग काम आती है. इफ वी टॉक अबाउट द जॉब कॉस्टिंग, एक ऐसा मेथड जहां पर हर एक इंडिविजुअल जॉब या ऑर्डर के लिए अलग से कॉस्टिंग कैलकुलेट की जाती है, उसको जॉब कॉस्टिंग कहते हैं. यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग इज बेसिकली अ मेथड जहां पर आप पर यूनिट आउटपुट के लिए कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो. जहां पर एक ही तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है बहुत बड़ी क्वांटिटीज में, वहां पर आप यूनिट या फिर सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हो. बैच कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड होता है जहां पर आप ग्रुप के लिए या एक बैच के लिए कॉस्ट को निकालते हो फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. दैट इज अ बैच कॉस्टिंग. तो यहां पर आंसर जो रहने वाला है दैट इज क्लियरली द ऑप्शन डी, राइट. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, इट सेज अ कंसल्टिंग फर्म. एक जो कंसल्टिंग फर्म है उसके बारे में कहा गया इज हायर्ड टू डिजाइन अ यूनिक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर अ क्लाइंट. तो एक कंसल्टिंग फर्म को हायर किया गया टू डिजाइन अ यूनिक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर द क्लाइंट. The cost incurred for the project includes salaries of the programmers working exclusively on the project. तो एक यहाँ पर आपके पास आ गए प्रोग्रामर्स जिनको सैलरी एक्सक्लूसिवली दी जा रही है इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए. एंड द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर लाइसेंस परचेज ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट. From a cost accounting perspective, how should the programmers salaries and the special license fee be classified? तो किस तरह से क्लासीफाई करोगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस है? जल्दी से जल्दी आपको आंसर पूछना. ऑलरेडी वी हैव कवर्ड कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है, सब चीजें क्या होती है, उनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है. तो देखो, प्रोग्रामर स्पेसिफिकली इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो डेफिनेटली सही है. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो होगी होगी, ठीक है. तो जो प्रोग्रामर काम कर रहे हैं वो हो गई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई. दैट इज अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, राइट. एंड इफ वी टॉक अबाउट दी पर्टिकुलर लाइसेंस जो लिया गया है, तो लाइसेंस जो होगा वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा. दैट इज आल्सो डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट. तो वो भी जो स्पेशल लाइसेंस किया आपने वो एक एक्सपेंस है, एक ओवरहेड एक्सपेंस है जो इनकर हुआ है स्पेसिफिकली फॉर द पर्टिकुलर थिंग. एंड वो आइडेंटिफाइबल है स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट के लिए, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए, राइट. तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया. सो ऑप्शन बी जो रहेगा दैट इज द राइट आंसर. Option B is the correct answer for the question number 13. Right? Now let's move to the question number 14. It says the document contrasts two costing techniques, one where only the direct costs are allocated to products, with all indirect costs being charged to profit in the period they arise, and the another where all costs, both direct and indirect, are allocated to the same product. If I'm not wrong, we are actually talking about जो शुरू का मेथड है जिसमें देखो सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्ट कॉस्ट है उनको एलोकेट किया जा रहा है, जिनको सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को एलोकेट किया जा रहा है. दैट इज बेसिकली डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड. कौन सा मेथड है वो डायरेक्ट कॉस्टिंग का मेथड है जहां पर सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को आप कर रहे हो, बाकी सभी जितनी भी कॉस्ट है, ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, चाहे फिक्स्ड है वेरिएबल है, सभी को आप छोड़ दे रहे हो, प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर रहे हो, वो डायरेक्ट कॉस्टिंग होगी. दूसरा है चाहे वो कॉस्ट डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, उनको प्रोडक्ट को एलोकेट कर रहे हो, चाहे वो फिक्स्ड है वेरिएबल है, इसका मतलब हो गया दैट इज द टाइप वी आर टॉकिंग अबाउट. कौन सी है?
दैट्स द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वो होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली जहाँ पर स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हो, आपने स्टैंडर्ड्स बना दिए, उसको वेरिएंस को चेक करते हैं, वहां पर होता है। अच्छा, जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वहां पर वेरिएबल कॉस्ट को शामिल करते हो एंड बाकी कॉस्ट को छोड़ देते हो, राइट? दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। फिक्स्ड कॉस्ट को छोड़ देते हैं वहां पे, वो मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डायरेक्ट कॉस्टिंग एंड द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सो आंसर इज ऑप्शन सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 14, राइट? चलो, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर इट सेज अ पब्लिक यूटिलिटी कंपनी दैट सप्लाइज वाटर टू अ सिटी वांट्स टू डिटरमाइन इट्स प्राइसिंग स्ट्रक्चर। एक पब्लिक यूटिलिटी कंपनी जो कि वाटर सप्लाई करती है, अपना प्राइसिंग स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना चाहती है। टू डू दिस इट नीड्स टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड। तो ये कॉस्ट पर यूनिट जो है सर्विस प्रोवाइड करने में, उसको निकालना चाहते हैं। Which costing method is the most suitable for this particular purpose and what would be the logical cost unit, right? तो लॉजिकल कॉस्ट यूनिट क्या रहेगा? सो उसके बारे में निकालना बताना हमने। कॉस्ट, जॉब कॉस्टिंग होगी, सर्विस कॉस्टिंग होगी, प्रोसेस कॉस्टिंग होगी, या फिर डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग होगी। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज, जल्दी से जल्दी पोस्ट कीजिएगा आंसर को। सो देखो, सर्विस कॉस्टिंग को यहाँ पर एम्प्लॉय करेंगे, लाइक जहां पर वाटर सप्लाई सप्लाई से रिलेटेड एक सर्विस है वो, तो वहां पर कौन सा हम बेसिकली कॉस्टिंग को निकालेंगे, विल बी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, हम करेंगे सर्विस कॉस्टिंग का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। पहली चीज है। एंड फॉर द कॉस्ट पर लीटर और गैलन, दैट विल बी बेसिक, मेन चीज तो रहेगी ना। अब हम इसमें प्रोसीजर में क्या करेंगे, जो टोटल एक्सपेंस है बाय, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल एक्सपेंस को बाय द यूनिट द सर्विस प्रोवाइडेड। लाइक टोटल एक्सपेंस हुए 10 लाख रुपए के, 10 लाख का टोटल एक्सपेंस हुआ, और टोटल यूनिट आपने सर्विस की प्रोवाइड की, यानी कि टोटल जो आपने वाटर सर्विस दी है, लेट्स से दैट इज 1 करोड़, ठीक है, वो 1 करोड़ का है। तो आप उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट निकाल लेंगे, राइट? वो वाटर सप्लाई कंपनी जो लॉजिकल कॉस्ट यूनिट होगा, ठीक है, वुड बी अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, लाइक अ लीटर फॉर अ लीटर, या फिर फॉर अ गैलन। तो ऑप्शन जो बी है, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट अर्ली बर्ड पैक अवेलेबल है, आपको लिखना है CAJAIB अर्ली बर्ड, क्या लिखना है? JAIB अर्ली बर्ड लिखना है, और उसे व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। नाउ द अर्ली बर्ड पैक इज अवेलेबल फॉर 6 मंथ्स एंड आल्सो अवेलेबल फॉर 12 मंथ्स। 6 मंथ्स वाले में एक अटेम्प्ट कवर होएगी, एंड जो 12 मंथ वाला है उसमें 2 अटेम्प्ट्स को कवर किया जाएगा। तो यू कैन बी ज्वाइनिंग राइट नाउ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।